एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। इस खास वीडियो में एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो कि है CSIR नेट जेआरएफ वर्सेस DBT जेआरएफ। अभी DBT के फॉर्म निकले हुए हैं और यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानना है आपको कि आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंस की, लेकिन DBT का फॉर्म भी आप भरना चाहते हैं, मन में ये है कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको DBT का फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि अभी भी डेट है और एग्जाम जाकर के आपका मई में है, तो आपके पास टाइम भी है प्रिपरेशन का और फॉर्म भरने का भी टाइम है। लेकिन पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, क्या वाकई ये एग्जाम आपके लिए है या नहीं है। सो ये हम बात करेंगे। सो बेसिकली होता क्या है, यदि आपका टारगेट है PhD करना, रिसर्च करना, तो आपके लिए दोनों एग्जाम बिल्कुल बराबर है। लेकिन यदि आप टीचिंग कराना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो DBT जेआरएफ आपके लिए बिल्कुल नहीं है, फिर आपको CSIR नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका टारगेट है कि आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग चाहते हैं अपने रिसर्च के दौरान, PhD के दौरान, तो दोनों एग्जाम आपके लिए बेनिफिशियल है। हालांकि DBT इस फील्ड में ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए फिर देखते हैं। CSIR नेट की अगर हम बात करते हैं तो ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जबकि DBT जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोनों ही नेशनल लेवल के एग्जाम हैं जो कि इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं और PhD रिसर्च की फंडिंग के लिए होते हैं दोनों ही टेस्ट। लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें डिफरेंस है, सिलेबस में डिफरेंस है, दोनों की डिफिकल्टी जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है उसमें भी फर्क है और आगे जो कैरियर स्कोप है उसमें भी थोड़ा बहुत फर्क है। ऐसे ही यदि आप दोनों एग्जाम ही आपको बेस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं आपकी रिसर्च को लेकर के, आपकी कैरियर ग्रोथ को लेकर के। यदि आप DBT जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं और साथ में CSR की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोर्स मैं बता देती हूं जो मैंने अभी लॉन्च किया है, जो कि है लाइफ साइंस जून 2025। हालांकि इस कोर्स के अंदर हम 5 यूनिट प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 8 है, लेकिन ये सेम यूनिट आपके DBT जेआरएफ के लिए भी जरूरी है। तो यदि आप DBT का फॉर्म भर रहे हैं, आपने सोचा है कि ठीक है दोनों का सेम मोटिव है तो DBT का फॉर्म भी भरना है, CSR की तैयारी आप कर ही रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है, 2450 रुपये। अभी ऑफर चला हुआ है तो अभी फीस 2450 है, अदरवाइज 3500 रुपये है। तो यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन से कर सकते हैं। साथ साथ इसकी जो लाइव क्लासेस है वो मैं 20 मार्च से शुरू कर रही हूँ। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। सबसे पहले जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, इसका पर्पज अलग अलग हो सकता है। जैसे देखिएगा, CSIR जेआरएफ को कंडक्ट करने वाली बॉडी CSIR और NTA है, जबकि DBT को जो कंडक्ट करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी BET, जिसको BET भी हम बोलते हैं, या DBT, वो कंडक्ट करते हैं। पर्पज क्या है? CSIR जेआरएफ का भी पर्पस होता है कि PhD के लिए, रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, आर्ट साइंस है। उसमें DBT जेआरएफ को भी यही पर्पस है कि रिसर्च जो होती है PhD में फंडिंग करना, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके फील्ड में ज्यादा प्रोजेक्ट निकालते हैं और इसी फील्ड में ज्यादा रिसर्च करने के लिए ये प्रोत्साहित करते हैं। फेलोशिप का टाइप क्या है? यहाँ पर जो फेलोशिप आपको मिलेगी वो CSIR या फिर UGC नेट क्वालिफाइंग पे मिलती है, जबकि DBT जेआरएफ में कैटेगरी 1 और 2 रखी जाती है। 1 और 2 दोनों के लिए जो फंडिंग होती है वो अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ जो फेलोशिप के टाइप है वो कैटेगरी 1 और 2 के हिसाब से होते हैं, ये CSIR और UGC के हिसाब से होता है। ऐसे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर एजुकेशन क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो CSIR जेआरएफ के लिए आपने मास्टर्स, MTech, BTech या फिर B फार्मा किया हो या फिर इंटीग्रेटेड BS MS आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही DBT जेआरएफ के लिए अगर आपने BSc ग्रेजुएशन में आप है या फिर मास्टर्स, MTech, MV आपने किया है बायोटेक्नोलॉजी में या फिर रिलेटेड फील्ड से आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं।
साथ साथ अगर बात करें एज लिमिट की तो 28 ईयर्स रहते हैं जेआरएफ के लिए। साथ में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं या फिर जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए। सेम ऐसे यहाँ पर भी रहता है, 28 ईयर्स रहते हैं जेआरएफ के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जो रिजर्व कैटेगरीज हैं या फिर जो वुमेन कैंडिडेट होती हैं उनके लिए। नेशनलिटी आपको पता ही है, दोनों ही इंडिया में कंडक्ट किए जाते हैं। आगे देखिएगा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में भी डिफरेंस है। जैसे आपको पता है CSIR में आपके 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहता है, पार्ट बी सी में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर आप लाइफ साइंस से हैं तो लाइफ साइंस के रहेंगे, मैथमेटिकल साइंस के अलग, इस तरीके से। DBT JRF में कैटेगरीज पार्ट 2 ही होते हैं, एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए के अंदर जनरल बायोटेक्नोलॉजी आती है, पार्ट बी के अंदर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स दिए जाते हैं। इसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो ये कवर करते हैं लाइफ साइंस। अगर लाइफ साइंस का है तो सारे लाइफ साइंस के जितने भी यूनिट्स हैं जिसमें हम पढ़ते हैं 13 यूनिट है उनको कवर करता है। केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस के सब्जेक्ट्स को कवर करता है। लेकिन DBT JRF में आप देखोगे ओनली जो बायोटेक्नोलॉजी है या फिर उससे रिलेटेड जो फील्ड है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है। एग्जाम पैटर्न जब हम देखेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ में अगर हम बात करें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, CSIR JRF में आपको पता ही है जिसका भी JRF होता है उन्हीं को फेलोशिप मिलती है। यहाँ 2 कैटेगरी रह जाती हैं, एक JRF के लिए जिसमें आपको फेलोशिप मिलती है जिसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, एक होता है LS जिसकी कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है, इसमें आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ आपको फेलोशिप नहीं मिलती। ऐसे ही DBT JRF में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में जो होता है उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, कैटेगरी 2 के जो कैटेगरी 2 में आते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी लो चली जाती है। कैटेगरी 1 में जो आते हैं वो फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उन्हें पूरा फेलोशिप मिलेगा जितना कि आपको CSIR JRF में मिलता है। लेकिन यदि आप कैटेगरी 2 में आते हो तो DBT के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट में यदि आप एनरोल करते हैं तब आपको फेलोशिप मिलेगी और अगेन वो डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो आपको किस हिसाब से फेलोशिप देते हैं। इस तरीके से जो कैटेगरी 1 में है उनकी खुद की फेलोशिप हो जाती है, कैटेगरी 2 की फेलोशिप डिपेंड करती है उस प्रोजेक्ट पर। ऐसे यहाँ अगर आपका JRF होता है और आप PhD में एनरोल करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी, अदरवाइज अगर आप LS में क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। फेलोशिप का अमाउंट की अगर बात करते हैं शुरू के 2 साल में जब आपका JRF होता है तो यहाँ 37,000 होता है और यहाँ पर भी 37,000 ही आपको मिलता है। उसके बाद फिर आगे के आपका जो SRF हो जाता है यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाती है, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 2 साल के बाद आपका जो फेलोशिप है वो 37,000 से बढ़ा करके 42,000 या फिर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर, वो कर दिया जाता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि 2 साल के बाद आपकी जो फेलोशिप है उसको बढ़ा दिया जाता है। देखो फेलोशिप में बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए, तो यदि आपने CSIR JRF किया है तो आप CSIR की जो लैब होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, IITs होती हैं, IISS होता है, NISER होता है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यदि आप DBT JRF क्वालिफाई करते हैं तो DBT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ रिसर्च लैब्स होती हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और IITs IIS होता है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका DBT JRF क्वालिफाई होता है। तो आप देख सकते हो रिसर्च के मामले में लगभग दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का मोटिव बिल्कुल बराबर है कि रिसर्च में PhD में फंडिंग करना। बस हो सकता है DBT JRF में थोड़े से जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफिक बायोटेक से रिलेटेड होते हैं, जबकि CSIR में आप लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया है उनके सिलेक्शन का प्रोसीजर। आगे देखिए स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। यदि आपने CSIR JRF किया है और PhD में एडमिशन आप ले सकते हैं, प्रिफर्ड फॉर लाइफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम्स इन मेजर यूनिवर्सिटीज। DBT JRF अगर आप करते हैं तो आप स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड फील्ड होते हैं वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इनका फोकस रहता है कि जो रिसर्च करवाई जाए इनके थ्रू वो बायोटेक पर ही हो।
ऐसे देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। यदि आप CSIR JRF में हैं तो अगर आपका JRF हुआ है तब तो आप रिसर्च कर सकते हैं फेलोशिप लेकर के। यदि आपका LS हुआ है तो आप टीचिंग करवा सकते हैं आफ्टर लेक्चरशिप, मतलब कि आप टीचिंग करवा सकते हैं इंडस्ट्रीज जहां जो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए R&D के लिए होती है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने DBT JRF को किया है तो रिसर्च है, जो बायोटेक इंडस्ट्रीज है, जो DBT फंडेड प्रोजेक्ट है, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी है वो केवल आपको CSIR JRF देता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि आप टीचिंग कराना चाहते हैं तो आपके लिए CSIR JRF है। DBT JRF का फोकस केवल रिसर्च पर है, लेक्चरशिप पर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पर कोई नहीं है। हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं तो CSIR ही आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हो गई है DBT और CSIR के वर्सेस में। जल्दी ही मैं आपको कुछ और वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जिसमें हम DBT, अगर आप फॉर्म भरते हैं या क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, पहले भी, ड्यूरिंग द एग्जाम भी और बाद में भी। साथ साथ हम DBT के एग्जाम पैटर्न पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखो ज़रूरी है, यदि आपने CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी की है और आपका मोटिव है रिसर्च करना, PhD करना, तो ये एग्जाम आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप देखेंगे, अगर आप सिलेबस को थोड़ा देखते हैं, एग्जाम पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो CSIR से थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होता है DBT JRF, और मोटिव दोनों का सेम है। फेलोशिप जो आपको मिल रही है वो भी बिल्कुल सेम मिल रही है। तो हो सकता है यदि आपका CSIR नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो आप एक बार जरूर से DBT को ट्राई कीजिए। बहुत आसान सिलेबस है और जो CSIR नेट की तैयारी आपने की है उसी के जैसा है, बिल्कुल बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। सो मैं कहूँगी ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट है यदि आपका मोटिव भी PhD करना और रिसर्च में फंडिंग लेना है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।